तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हो यार तुम सब लोग। चलिए, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट टू द कंडक्टर, इसका हमने पहले वन शॉट हमने प्रोवाइड करवा दिया है आपको। अभी हम देखने वाले इसके मोस्ट टाइम पे कंसेप्ट फिर से एक बार, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका रिवीजन भी अच्छे तरीके से करें। तो पहला तो अपना चैप्टर हो गया है, पहले तो हमने उसको पूरा पढ़ा दिया है। अभी क्या करेंगे, उसके जो मोस्ट टाइम पे कंसेप्ट है ना, उसको फिर से एक बार आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा IMP कंसेप्ट है। राइट, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं कि हमारी जो तत्व बुक सीरीज है ये आ चुकी है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के सारे बुक्स है। अगर आप ये पढ़ते हो डेफिनेटली बहुत आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है बहुत ही सॉर्टेड तरीके से, बहुत ही बढ़िया कंटेंट दिया गया है। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि न्यू बैच है हमारी 11th वालों के लिए, अपनी पेड बैच है, शौर्य बैच है 12th वालों के लिए, और ये अपना 1 ईयर का प्लान है, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। राइट, इस प्रकार से ये काम कर रहा है। ओके, उस प्रकार से आप देख सकते हैं मौर्य बैच जो है 12th वालों के लिए है, और मौर्य बैच में हम 12th का बोर्ड का सिलेबस और MST सीटी का सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं। राइट, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि IB सेट के एग्जाम अपने पास में है। IB सेट के एग्जाम जो है ये अगर आप ये एग्जाम देते हो तो IB सेट की एग्जाम देने के बाद में किसी भी कोर्स में, मतलब ऑनलाइन अपना वेदांतु का जो भी कोर्स है ऑनलाइन अवेलेबल, तो किसी भी कोर्स में आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब डेफिनेटली आपको उसमें अच्छे स्कोर करना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी 100 मार्क्स का पेपर है, आपको अगर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं 100 आउट ऑफ 100, अगर आपको उसके अंदर अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको किसी भी ऑनलाइन कोर्स में 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके, चलिए उसके बाद में देखो वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ पे। तो वेदांतु की जो ऑफलाइन सेंटर है वो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर है। तो वेदांतु की जो ऑफलाइन सेंटर है वो महाराष्ट्र में PCMC में है, स्वारगेट में है, औंध में है, सिमरगढ़ में है। और आज आपको बताना चाहता हूँ, आज एक बहुत बड़ा मौका था। वैसे तो शायद ये वीडियो आपको बाद में मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आज हमने स्वारगेट पे बहुत बड़ा रिजल्ट का सेलिब्रेशन हुआ है। जो नीट का रिजल्ट लगा है तो उसका सेलिब्रेशन आज हो रहा है स्वारगेट पे, जो हमारा वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो बहुत वहाँ पर माहौल चल रहा है, एक बढ़िया सा सेलिब्रेशन चल रहा है। ओके, तो अगर आप ये अपने 4 सेंटर है पुणे में, और उसके बाद में महाराष्ट्र, मतलब विदर्भ रीजन में अगर देखें तो विदर्भ रीजन में अमरावती में, बुल्ढाना में, जळगांव में, नागपुर में यहाँ पे सेंटर है वेदांतु के। चलिए उसके बाद में अहिल्यानगर में भी है वेदांतु का सेंटर। तो ये सारे अपने ऑफलाइन सेंटर है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये पूरा चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया चार्ज है ना, चार्ज के अराउंड सारी चीज़ें घूम रही है। ओके, तो चार्ज नाम की चीज़ क्या होती है। चार्ज एक फंडामेंटल चीज़ है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की। जैसे हम बोलते हैं कि ये मैटर है, तो मैटर के पास में क्या होता है, मैटर के पास में मास होता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये उसके बेसिक प्रॉपर्टीज है। उसी प्रकार से जो चार्ज होता है वो भी किसी सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी ही होती है। राइट, चार्ज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की। ओके, आई होप सबको सब कुछ सही से तरीके से दिख रहा है, सबको सही तरीके से दिख रहा है सब कुछ। यस, चलो सर, सही तरीके से रिकॉर्ड भी हो रहा है, सही तरीके से दिख भी रहा है, ऑडियो भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। ओके, चलिए तो चार्ज ये सब्सटेंस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज बेसिकली 2 प्रकार की है ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता, 2 ही चार्ज होते हैं, यानी एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। और फिर तो चार्ज जब रुका हुआ है, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि भैया चार्ज रुका हुआ है, उसका जो बिहेवियर है उसका अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो बन जाता है अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और उसके अलावा अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो बन जाता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के 2 प्रकार होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है, जो रुका हुआ है दैट इज स्टैटिक चार्ज। तो ये थोड़ा सा हमने 8th 9th 10th में हमने देखा है कि चार्ज अगर रुका हुआ है, मान लीजिए आपने एक कॉम लिया, उसको अपने हेयर्स के घुमाया, तो हेयर्स के अंदर से कॉम को घुमाने से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाता है, चार्ज का लेन देन वहाँ पर हो जाता है। और ये जो लेन देन होने से बॉडी चार्ज हो जाती है, और ये चार्ज बॉडी होती है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगती है। मान लो कि जो कॉम है जो आपने हेयर के अंदर से घुमाया है, तो वो जो कॉम है वो पेपर के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक एग्जाम्पल है। राइट, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो दैट मेक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब अबाउट चार्जेस, है ना, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस दैट वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है। और वो 2 प्रकार से होते हैं, उसके अंदर 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी 2 बातें यहाँ पर होती है। ओके, अब चार्ज को अगर मुझे मेजरमेंट करना है चार्ज का, तो मुझे यूनिट चाहिए। तो चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज कूलम, दैट इज कूलम।
और जो एकदम छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे छोटा चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सबसे कम चार्ज होता है, इससे कम चार्ज नहीं होता। ओके, और इससे अगर ज्यादा चार्ज है तो इसके मल्टीपल में रहेगा, इसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज रहने वाला है। ओके ओके, अब कंडक्टर्स की बात हम करते हैं कि कंडक्टर नाम की चीज क्या होती है। कंडक्टर ऐसी चीज है, मतलब दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, है ना। वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, तो उनको बोला जाता है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर कौन से है? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ये सारे कंडक्टर्स है। ओके, चलो सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है सब कुछ एकदम मस्त, बहुत बढ़िया सर, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टेडी चार्ज, चार्ज रुका हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो हो रहा है। चलो इतना क्लियर हो गया। बाद में देखो चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ अ सब्सटेंस। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसका यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, राइट, सी। उसके बाद में देखिए आप ये कि फंडामेंटल चार्ज, है ना, जो सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज वो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज होता है। और अगर आप इससे ज़्यादा चार्ज अगर किसी चीज़ को देना चाहते हो, अगर आप कहीं पर देख रहे हो कि सर इससे भी ज़्यादा चार्ज मैंने कहीं पर देखा है, तो वो जो चार्ज होगा वो हमेशा इसके मल्टीपल में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। मतलब ये जो है ना चार्ज, मतलब इसको मैं अगर 1 बोलता हूँ, अगर ये जो चार्ज है इसको अगर मैं 1 बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? 1। जो चार्ज यहाँ पर है, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको अगर मैं 1 बोलता हूँ, 1, ओके, तो ये देखो कि ये 1, मतलब अगर चार्ज कहीं पर आपको मिलेगा तो इसके 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, है ना। मतलब आपको एक तो आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन आपको कहीं पर भी 3.5, 4.5 चार्ज ऐसा नहीं मिलेगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 3.5 चार्ज मिल रहा है, 3.5 चार्ज है या फिर 4.5 इतना चार्ज है, ऐसा नहीं होता। हमेशा चार्ज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज के बराबर होता है ना। मतलब ये एक यूनिट है, मतलब ये जो चार्ज है दैट इज 1 यूनिट। तो अगर हम किसी चीज को चार्ज दे रहे हैं तो वो बन जाता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। इसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज रहेगा, है ना। मतलब 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, ऐसा। लेकिन 3.5 इंटू एक्स नहीं होगा। अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ तो मैं इसको अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसा चार्ज कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, ये भी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं होता। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यही रहेगा चार्ज हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंडक्टर्स की हम बात करते हैं। कंडक्टर्स मतलब क्या? ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, दैट वी कॉल कंडक्टर्स। ओके, ऐसी बात होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट नाम की चीज क्या होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मतलब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। मतलब किसी वायर आपने लिया और वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो ये देखो, ये वायर है, तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में, है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो दैट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, है ना, चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन, दैट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? आई मतलब करंट हो रहा है, क्यू मतलब क्या है? चार्ज है, टी मतलब क्या है? टाइम है। इस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही है। उसके बाद देखो ऐसा यूनिट की बात करते हैं, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड्स है। इस प्रकार से तो अगर मैं 1 एम्पियर मतलब करंट की अगर मैं करंट का मेजरमेंट कर रहा हूँ तो 1 एम्पियर की बात करता हूँ, अगर मैं 1 एम्पियर की बात कर रहा हूँ तो दैट बिकम्स 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आ रही बात समझ में, है ना। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ऐसा होता है। ये बनता है करंट, ये बनता है आपका करंट। समझ में आ रहा है? मतलब करंट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि भैया 1 एम्पियर मतलब कितना करंट होता है। तो 1 एम्पियर मतलब होता है कि चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग, चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। 1 कूलम अगर इतना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो दैट बिकम्स 1 एम्पियर, दैट बिकम्स 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड।
अब ये करंट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेट करंट, ठीक है ना। करंट के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सही चल रहा है ना भाई, क्योंकि इसके पहले मेरा एक रिकॉर्डिंग खराब हो चुका है इसी क्लास का, मतलब इसी टॉपिक का, इसलिए मैं थोड़ा चेक करता हूँ उसको 2-3 बार। ओके, तो ये हो गया। करंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेट करंट, है ना। तो डायरेक्ट करंट मतलब क्या, जहाँ पर करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती। अगर करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही है तो उसको डायरेक्ट करंट बोलेंगे हम। और अगर करंट की डायरेक्शन बदल रही है बार बार, जैसे अपने घर में जो करंट आ रहा है दैट इज अल्टरनेट करंट, उसकी डायरेक्शन 1 सेकंड में 50 टाइम्स बदलती है, तो उसका 50 हर्ट्ज उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्लियर है बात, ऐसा होता है। ओके, सब कुछ सही है भाई, मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ें चेक करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग में। चलो सही चल रहा है, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते देखो, इलेक्ट्रिक करंट है ना, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, है ना, मतलब यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है गिवन क्रॉस सेक्शन से, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो मतलब रेट मतलब क्या, वहां पर टाइम आ गया। जब मैं रेट ये वर्ड बोलता हूं तो हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, है ना। चलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन। अब देखो क्या बोला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज क्या होती है। तो होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बात ऐसी है कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, अब कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, कहीं पर भी फ्लो हो रहे होते हैं। जब तक आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या है कि वायर को मैं किसी बैटरी से जोड़ता हूँ तो उसके बीच में पोटेंशियल, उसके जो दोनों एंड्स है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तब तक चार्ज कहीं पर भी भटकता रहेगा। ओके, मतलब मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल की जो आइटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो ये सारे जो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो वायर के अंदर फ्लो हो रहे होते हैं रैंडमली। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, जैसे आप बैटरी लगाते हो, तो बैटरी के लगाने से वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए मदद करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो बढ़ा देता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में बढ़ा देता है वो। ओके, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। अब होता क्या है कि इनकी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इनकी हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन सारे फ्लो हो रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ओके, और इन सबकी वेलोसिटी कैसी है, अलग अलग, इन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, इन सबकी वेलोसिटी है अलग अलग, इन सबकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो इन सबकी जो अलग अलग वेलोसिटी है उसका हमें रेशो, उसका हमें एवरेज निकालना है ना। तो हमने क्या किया, हमने v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन किया, डिवाइडेड बाय n उसको हमने कर दिया, तो दैट बिकम्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या बन जाता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लिखें तो अगर हम, मुझे समझ में आ रहा है आपको, मतलब हमारे पास में 100 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने क्या किया, 100 को वेलोसिटी मिल गई, लेकिन सबकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी अलग है, तो हमने क्या किया, सबकी वेलोसिटी ले ली, उसको डिवाइड बाय नंबर कर लिया हमने, तो दैट बिकम्स द एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt इज इक्वल टू है, तो हम इसको I अपॉन n a e हमने कर दिया है। vt इज इक्वल टू क्या बन गया, ये I अपॉन n a इंटू ई बन चुका है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर I मतलब क्या, करंट है, N मतलब क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और A का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। ओके, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो सही बात है। अभी आगे बढ़ते हैं, करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, है ना। जो करंट डेंसिटी होती है उसको हम J से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं। तो ये J जो बनता है दैट बिकम्स I अपॉन A, है ना। जो J बन रहा है वो क्या बनता है, I अपॉन A, मतलब कितना करंट है और कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दैट बिकम्स करंट डेंसिटी, है ना। होता क्या है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, हमारे पास कितना मटेरियल है और हमारे पास में कितनी जगह है, हमारे पास में कितना मटेरियल है और हमारे पास में कितनी जगह है, तो दैट बिकम्स, वो क्या बन जाता है अपने लिए, वो बन जाता है अपने लिए डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने वही किया है। तो करंट डेंसिटी मतलब हमारे पास मटेरियल क्या है, करंट है, और वो गिवन एरिया से फ्लो हो रहा है, तो हमने बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमने I अपॉन A कर दिया, तो दैट बिकम्स द करंट डेंसिटी, तो करंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर का स्क्वायर।
तो यहाँ पर एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर बन गया, दैट बिकम्स द करंट डेंसिटी। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पर हमने आई की जो वैल्यू है ना, तो आई को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है ना, आई को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। मतलब आई जो है दैट इज मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने आई का वैल्यू निकाला है। तो वीडी मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए इंटू ई बन चुका है। तो आई की वैल्यू क्या है, वी डी एन इंटू ए ई बन चुका है। अब इसको हमने उठाया और इस इक्वेशन में रख दिया और फिर हमने एरिया से इसको डिवाइड कर दिया, तो एरिया कैंसिल हो गया और बचा क्या, जे इज इक्वल टू वी डी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये थोड़ा अलग है ना, आप बोलोगे सर वी अलग है क्या, डी अलग है क्या, नहीं। तो ये एक टर्म है वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये बन चुका है, राइट। उसके बाद में देखो आगे ओहम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। भैया ओहम्स लॉ क्या होता है, ओहम्स लॉ मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज आप दोगे कंडक्टर को, मतलब इफ यू आर अप्लाइंग मोर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर्स, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, है ना, इफ यू आर अप्लाइंग more potential difference across ends of the wire, then more current will start to flow through the conductor, means V proportional to the I। मतलब जो V होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होने वाला है, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई बनने वाला है। उसका यहाँ पर V की मतलब क्या है, वोल्टेज, R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, और I का मतलब क्या करंट होता है। अब देखो ओहमिक कंडक्टर कौन से, ओहमिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो ओहम के लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, जो ओहम के लॉ को फॉलो करते हैं, दैट बिकम्स, वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं ओहमिक कंडक्टर, वो बन जाता है ओहमिक कंडक्टर। आ रही बात समझ में, वो ओहमिक कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि ओहम क्या बोलता है कि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। तो ऐसा इस रूल को फॉलो करने वाले जो कंडक्टर्स है दैट वी कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। अब कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स है जिसके अंदर आप वोल्टेज बढ़ाओगे फिर भी करंट नहीं बढ़ेगा, उल्टा कम हो जाएगा, तो ऐसे भी कुछ कंडक्टर्स होते हैं। तो वो एक स्पेशल कंडीशन होती है, तो उनको हम ओहमिक कंडक्टर्स नहीं बोलते, उनको हम ओहमिक कंडक्टर्स नहीं बोलते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बेटा, रेजिस्टेंस, है ना, अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टेंस जो चीज़ है, रेजिस्टेंस जो चीज़ है भाई, वो होता है कि अपोजिशन ऑफर बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो के लिए जो अपोजिशन मिल रहा है ना, तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर्स टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को मिलने वाला अपोजिशन, दैट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस, दैट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना, दैट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस, को रेजिस्टेंस बोला जाएगा, उसको रेजिस्टेंस बोला जाएगा, है ना। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू क्या बोलने वाला है, V अपॉन आई बनने वाला है। ओके, तो ये बनने वाला है, तो ये बनेगा ओहम, ये ओहम बनेगा अपना, है ना। मतलब R का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। तो ये हमने ओहम्स के लॉ से ही इसको तैयार किया, मतलब देखो V इज इक्वल टू आई, R अपना बन गया था ना, तो R का इज इक्वल टू क्या लिया हमने, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हमने कर लिया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, है ना, मतलब जो लेंथ होता है, एरिया होता है, मटेरियल होता है, टेम्परेचर होता है, ऐसी बातें। ओके ओके, मतलब रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रेजिस्टेंस के लिए लेंथ रिस्पॉन्सिबल होती है, एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है आपको, जैसे हम यहाँ पर बोले कि R इक्वल टू V बाई आई, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, है ना। मतलब वायर अगर ऐसा है, देखो देखो ऐसा वायर है अपना, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होता है उतना आसानी से इसके अंदर से चार्ज फ्लो होने लगता है, लेकिन अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा है तो चार्ज को फ्लो होने में उतनी दिक्कत होती है। ओके, तो R प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E और R इज इक्वल टू रो L अपॉन E, R इज इक्वल टू रो L अपॉन E। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन E, R इज इक्वल टू रो L अपॉन E। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर R मतलब दोनों इक्वेशन को हमने मतलब इनको हमने कंबाइन कर दिया, तो R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो हमें क्या मिला, R इज इक्वल टू L अपॉन E। तो यहाँ पर R, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दिया, तो यहाँ पे रो बनेगा रो L अपॉन A बन रहा है, रो L अपॉन A। तो ये बन गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले अपने पास में रेजिस्टेंस के, ये V बाई आई करो ओहम्स के लॉ से, और आप क्या कर सकते हो दूसरा वाला कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A कर सकते हो। अब यहाँ पे रो क्या है, तो रो बन जाता है आपकी रेजिस्टिविटी,
रो क्या बन जाता है, रेजिस्टिविटी बन जाता है। अब ये रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी मतलब क्या है कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, मतलब कॉपर का हमारे पास में वायर है, तो हम क्या करते हैं, कॉपर का हमने वायर लिया तो हम क्या करते हैं पता है क्या, इसका छोटा सा यूनिट लेते हैं। एक मिनट यार, ये लाइट बहुत मेरी आंखों के ऊपर आ रही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके ठीक है, थोड़ा सा लाइट मैंने बंद कर दिया है, बहुत परेशान कर रहा था लाइट मेरे को। ठीक है, तो ये हमारे पास में कॉपर का वायर है, मतलब आंखों के ऊपर इतना ज़्यादा लाइट हो रहा है ना कि आंखें खराब हो रही है लाइट से। ऐसा होता है भाई, बहुत लाइट होना भी आंखों के लिए बहुत प्रॉब्लम देता है। तो ये अपना वायर है, मतलब कॉपर का वायर, इसकी जो भी लेंथ है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम देखते हैं कि इसका छोटा सा लेंथ, मतलब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का हमने लेंथ ले लिया, और फिर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी हमने लिया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी कितना लिया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो करिए 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो इन, है ना, ऐसा अगर है तो उस केस में बात ऐसी है कि इसका कितना रेजिस्टेंस रहेगा, एक छोटे से किसी वायर के छोटे से यूनिट का कितना रेजिस्टेंस है ना, किसी बड़े वायर के छोटे से हिस्से का कितना रेजिस्टेंस है, दैट बिकम्स द रेजिस्टिविटी। मतलब हमने क्या किया, कॉपर का वायर लिया, उसकी लेंथ हमने ली 1 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने लिया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो हमने उसकी लेंथ भी ले ली, उसका हमने एरिया क्रॉस सेक्शन भी ले लिया, और दोनों की वैल्यू एकदम कम रखी है, मतलब एकदम 1 सेंटीमीटर का वायर लिया है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो भी हमने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखा हुआ है। अब ऐसे केस में जो छोटा सा यूनिट है दैट वायर का, वो कितना आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, दैट बिकम द रेजिस्टिविटी। तो हम हर एक मटेरियल का हम ऐसा रेजिस्टेंस निकालते हैं, है ना, हर मटेरियल का हम कैसा ऐसा रेजिस्टेंस निकालते हैं। कॉपर का छोटा सा यूनिट लिया, उसका रेजिस्टेंस निकाला, एल्यूमिनियम का छोटा सा यूनिट लिया, उसका रेजिस्टेंस निकाला हमने, और भी बहुत सारे, मतलब कोई भी हो सकता है, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो सभी चीज़ों का हमने क्या किया, छोटा सा यूनिट लिया और उसका हमने रेजिस्टेंस निकाला, तो दैट बिकम द रेजिस्टिविटी। वो क्या बन जाता है, रेजिस्टिविटी बन जाता है, वो रेजिस्टिविटी बन जाता है। ठीक है, और हर मटेरियल की अपनी खुद की रेजिस्टिविटी होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है ना, जो रेजिस्टिविटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मटेरियल जैसा भी है, जो भी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टिविटी। आ रहा है समझ में, रेजिस्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, मतलब आयन की जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो आयन के ऊपर ही डिपेंड रहेगी, ना ही उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ना ही उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, कुछ भी नहीं। उसकी स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी, मतलब हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है इसकी रेजिस्टिविटी, हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ओके, ऐसा होता है। और फिर ये देखो, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर्स, ये सब कुछ है ना। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ना, रेजिस्टिविटी मतलब रो, अगर मैं रो का यूनिट निकालने की कोशिश करूँ तो क्या रहता है, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए है, तो रो इधर मैं लिखता हूँ, तो ये R यहाँ पर है, A यहाँ पर है, L यहाँ पर है, तो R जो है वो बनता है ओहम, A बनता है मीटर का स्क्वायर और L बनता है M, तो ओहम बन गया फिर मीटर बन गया, है ना, ओहम बन गया मीटर बन गया, ओहम बन गया मीटर बन गया, इस प्रकार से, है ना, ओहम बन गया मीटर बन गया, इस प्रकार से बन गया। ओके, रो ओहम इंटू मीटर। ओके, तो ये हो गया रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओहम इंटू मीटर। ओके, ऐसा होता है, ओहम इंटू मीटर। उसके बाद में एक होता है कंडक्टिविटी, एक होता है रेजिस्टिविटी, एक होता है कंडक्टिविटी। अब जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी भाई, कंडक्टिविटी, ये सारे लाइट आंखों में चुभ रहे भाई, इतने लाइट हो गए। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है अपना सही तरीके से, रिकॉर्डिंग चल रहा है, चल रहा है, रिकॉर्डिंग सही तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी हम बात करते हैं, किसकी बात करने वाले हैं अभी, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी के अपोज, मतलब इनवर्स होती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी उतना कम कंडक्टिविटी रहने वाली। उसके बाद में रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रहेगा, तो ये जितना ज़्यादा रहेगा ये उतना कम रहेगा, मतलब ये इनवर्स होता है। रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा, कंडक्टिविटी उतनी कम, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा, कंडक्टिविटी उतनी कम, और रेजिस्टिविटी जितनी कम, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा। इस प्रकार से ये काम करने वाला है। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो फॉर मेटल्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस, मतलब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। तो अगर किसी वायर को अगर मैं गर्म कर देता हूँ, अगर मैंने किसी वायर को गर्म कर दिया तो उसका तापमान बढ़ेगा, लेकिन
अगर उसका तापमान बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है बात? अगर किसी मेटल का अगर मैंने तापमान बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अगर एटम्स ही वाइब्रेट करने लगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दिक्कत हो जाती है। अगर एटम्स खुद वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो मतलब वो फ्लो नहीं हो पाता, मतलब करंट का कंडक्टिविटी कम हो जाता है। करंट का फ्लो होने का जो एक तरीका है वो एकदम से उसके अंदर रुकावट आ जाती है। ओके, ऐसा होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में अगर तापमान बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ऐसा होता है कंसेप्ट। एग्जाम्पल कॉपर वायर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। तो ये सारे क्या है, सेमीकंडक्टर है। मतलब देखो, कॉपर वायर तो हो गया एकदम प्योर कंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हुए सेमीकंडक्टर। मतलब ये थोड़े से मेटलॉइड्स होते हैं ना, तो इनके अंदर थोड़ा सा अलग गणित चलता है। इसका तापमान बढ़ा दिया तो एक कंडक्टर बन जाता है ना। देखो जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल उसके अंदर दोनों के ही गुण होते हैं। ओके, अगर नॉर्मल कंडीशन में वो बिहेव करता है एज अ नॉन मेटल, और उसका अगर तापमान हमने बढ़ा दिया तो बिहेव करता है एज अ मेटल। ओके, ऐसा है। उसको अगर हमने गर्म कर दिया तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है, इसलिए वो बन जाता है कंडक्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, अभी देखो ये सिग्मा। अभी सिग्मा का भी हम यूनिट निकाल सकते हैं ना। मतलब देखो, सिग्मा मतलब 1/रो, तो रो का यूनिट क्या था, ओहम इंटू मीटर। तो ये सिग्मा का यूनिट क्या रहेगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बन जाता है उसका यूनिट। तो ये बन गया कंडक्टिविटी का यूनिट। कंडक्टिविटी का यूनिट ये बन चुका है। बाद में देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या परिणाम पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर के अंदर। अब यही आयोनिक कंडक्टर्स अगर है, मतलब पानी लिया आपने, उसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, मतलब तुमने नमक डाल दिया उसके अंदर। तो नमक क्या डालने से क्या होता है, सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन सारे अलग हो चुके हैं। अब हम वायर लगाएंगे तो ये करंट फ्लो होने लगेगा आयंस के थ्रू, है ना। आयंस के थ्रू वहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। मतलब आयोनिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मतलब अगर मैं किसी सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, मतलब पानी लिया उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। तो ये हमने अगर हमने वहाँ पर हम फ्लो करवा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से अगर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आयंस का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है तापमान बढ़ाने से। क्योंकि तापमान बढ़ाने से मूवमेंट हो जाता है स्टार्ट, मतलब बहुत रैपिडली मूवमेंट हो जाता है स्टार्ट कटायंस का, अनायंस का। तो उसके कारण होता क्या है कि उसके कारण भाई करंट का फ्लो जो है बढ़ जाता है, मतलब करंट की स्पीड बढ़ जाती है। तो उसमें फ़ायदा होता है, मतलब तापमान बढ़ाओ तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर करंट बढ़ता है, ऐसी बात होती है। ओके, ठीक है बात। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ये बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, ये शायद इसको 2 बार हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो, ये 2 बार हो चुका है, इधर भी हो चुका है, इधर भी हो चुका है। हाँ चलो ठीक है, ये अलग है। अभी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है ना। तो इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर R1 R2 R3 आपको मिलने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो भी है तो दैट वोल्टेज बिकम V1 V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट कांस्टेंट रहता है। देखो बैटरी से जितना करंट निकलेगा तो करंट को डिवाइड होने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। जितना करंट R1 के अंदर से फ्लो होगा उतना ही करंट R2 के अंदर से फ्लो होने वाला है, उतना ही करंट R3 के अंदर से फ्लो होने वाला है। मतलब जो वोल्टेज है तो वोल्टेज सबके अंदर से अलग अलग रहेगा। मतलब पूरा अगर वोल्टेज मैं निकालूं तो वो पूरा वोल्टेज सबके एडिशन रहेगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको V मिलने वाला है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू बनेगा I इंटू RS, उसके बाद में V1 V2 V3 I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 ऐसा बनने वाला है। ओके, तो I को मैं कॉमन लेता हूँ, फिर I कॉमन आ गया तो फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 बनने वाला है ना। तो I कैंसिल हो गया। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमने किया है रेजिस्टर्स का, तो वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो सबके एडिशन हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है ना कि कम होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 ऐसी ये जो तीनों रेजिस्टर्स है ये पैरेलल लगाए गए हैं। यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है। करंट जो I है वो I1 I2 I3 बन जाता है, और फिर ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होता है ना। मतलब R1 के अंदर से अलग करंट फ्लो होगा, R2 के अंदर से अलग करंट फ्लो होगा, R3 के अंदर से अलग करंट फ्लो होगा। लेकिन इसमें कैसा होता है, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, करंट हमें पता है कि जो करंट है वो डिवाइड हो चुका है, तो जो मेन करंट है दैट बिकम्स I1 + I2 + I3 ऐसा बनने वाला है। और I की वैल्यू क्या है, V/RP है, V/RP। बाकी देखो यहाँ पे V/R1 + V/R2 + V/R3 ऐसा है। और V को हमने कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया, V को हमने कॉमन निकाला कैंसिल कर दिया, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन अपना बन चुका है। ओके, ऐसा होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्लियर है बातें, सब कुछ क्लियर हो गया। चलो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत बार कम हो जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू 3 है, तो जो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो इवन 1 से भी कम होता है। मतलब आपके पास में 5 अगर रेजिस्टर्स है, उसके अंदर 5 में से जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर का, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर आपने लगाए गए हैं उन सब में जो सबसे कम है उससे भी कम उसकी वैल्यू रहने वाली है। मतलब हमारे घर में जो भी ये लगता है ना पूरा कॉम्बिनेशन, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले होते हैं। उसके अंदर से हम 1/R1 + 1/R2 1/R3 ऐसा करते हैं इस प्रकार से। मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है ना। सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस आपके पास में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उससे भी कम पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट बन जाता है, उससे भी कम पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बन जाता है, ऐसी बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ईएमएफ क्या होता है। अब ये ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको समझाना चाहता हूं मैं कि देखो यहाँ पर बैटरी हमने लगाई है, ये पूरा सर्किट है, यहाँ पे हमने लोड लगाया है। अब जो टोटल चार्ज है इसकी मैं बात करता हूँ, टोटल चार्ज मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्यों इतना चार्ज निकल रहा है, ऐसा फ्लो होकर के वापस आ गया, है ना। तो ये चार्ज के पीछे कौन काम करता है, चार्ज के पीछे एनर्जी काम करती है भाई। चार्ज के पीछे कौन काम करती है, एनर्जी। किसकी एनर्जी, कौन दे रहा है एनर्जी, बैटरी दे रही है। बैटरी वर्क करती है चार्ज के ऊपर ताकि वो चार्ज पूरे सर्किट में घूम सके। तो बैटरी ने क्या किया, टोटल चार्ज भेजा है क्यू पूरे सर्किट के अंदर से, और उसके लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ा उसको, डब्ल्यू इतना वर्क करना पड़ा है टोटल, उसको डब्ल्यू इतना वर्क करना पड़ा है टोटल। तो जो वोल्टेज होता है दैट बिकम्स वर्क डन अपॉन टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। वी की वैल्यू क्या है, वी मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है बातें, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। ओके, अब देखो ईएमएफ है ना, ईएमएफ मतलब क्या होता है, मतलब अब देखो आपको तो ये पता है कि ये जो वोल्टेज है, हमने जो बोला वोल्टेज, ये बेसिकली बाहर का पूरा सर्किट के, ये जो वोल्टेज है बाहर का वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज है ये। उसी प्रकार से क्या होता है, इंटरनल वोल्टेज भी होता है। मतलब जिस प्रकार से चार्ज को बाहर के सर्किट में घुमाना पड़ता है उसी प्रकार से चार्ज को बैटरी के अंदर भी घुमाना पड़ता है, उसी प्रकार से चार्ज को बैटरी के अंदर भी घुमाना पड़ता है। मतलब यहां से यहां पर भी घुमाना पड़ता है चार्ज को बैटरी के अंदर। आ रही बात समझ में, जैसे चार्ज को अपने को बाहर घुमाना है उसी प्रकार से चार्ज को हमें बैटरी के अंदर भी घुमाना पड़ता है, तो वहां पर भी वोल्टेज बनता है थोड़ा सा। अब जो ईएमएफ होता है वो टोटल टोटल जो ईएमएफ बनता है वो टोटल वोल्टेज बनता है। मतलब ये देखो I × R, तो ये बाहर जो करंट बाहर फ्लो हो रहा है वो, और बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो, मतलब I × R मतलब क्या हो गया, ये बाहर का वोल्टेज हो गया, ये बन गया एक्सटर्नल वोल्टेज, ये बन गया आपका एक्सटर्नल वोल्टेज। क्या बन गया आपका, ये जो I × R है ये बन गया आपका एक्सटर्नल वोल्टेज। उसी प्रकार से ये I × R जो है यहाँ पर छोटा सा R लिखा हुआ है, ये छोटा सा जो R है वो बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है जो चार्ज को फ्लो होने में थोड़ा सा रुकावट तैयार करता है। तो ये बना हमने वोल्टेज, लेकिन ये इंटरनल वोल्टेज है इस प्रकार से। तो ये E इज इक्वल टू VE + VI, ऐसा ये बना हुआ है। क्लियर है बातें, ऐसी बातें है, क्लियर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड में आपको पता है रिकॉर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर ये कुछ गड़बड़ हो गई ना इसके अंदर तो मुझे ये पूरा रिकॉर्डिंग फिर से करना पड़ेगा, बहुत खराब हो जाएगा, हमारा पूरा एफर्ट चला जाएगा इसके अंदर। I × R + I × स्मॉलर, तो इसमें I हमने कॉमन निकाला, फिर हमने लिखा R + R, हमने लिखा R + R, तो E इज इक्वल टू I R + R, ऐसा ये बना हुआ है। ओके, ऐसा होता है। चलो
ऐसा होता है। ओके चलो, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सेल, है ना, ये हमने बताया आपको। ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या, टोटल वोल्टेज होता है, एक्सटर्नल इंटरनल ऐसा दोनों का होता है। चलो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर, है ना, देखो वोल्टेज मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टोटल कितना वर्क डन किया बैटरी ने और टोटल चार्ज कितना सेंड किया सर्किट के अंदर से, तो वर्क डन अपॉन चार्ज वी डब्ल्यू बाई क्यू हमने किया, तो वी इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हमने किया, तो वी मतलब क्या आई इंटू आर, क्यू मतलब क्या आई इंटू टी है, वी मतलब क्या ओहम्स लॉ, आई इंटू आर और चार्ज, है ना। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, करंट इंटू टाइम, इस प्रकार से। ओके, तो चार्ज मतलब आई इंटू टी बन गया, तो ये डब्ल्यू बन क्या, डब्ल्यू क्या बना है, आई स्क्वायर आर टी बना है, डब्ल्यू क्या बना है, आई स्क्वायर आर टी बना हुआ है, आई स्क्वायर आर टी बना हुआ है। ओके, इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये बन गया वर्क का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो वर्क है वही क्या होता है, वही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हैं। ओके, मतलब बैटरी ने इतना वर्क डन किया है, तो वो वर्क डन किसको मिला है, वो वर्क किसके ऊपर हुआ है, अप्लायंस के ऊपर हुआ है। मान लीजिए आपने कोई बल्ब लगाया है, तो बल्ब के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, वर्क डन ही है। कौन कर रहा है वर्क डन, बैटरी कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करें हम, है ना, कि बैटरी ने कितना काम किया उस अप्लायंस को चलाने के लिए, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। वो जो चीज़ है वो गर्म होने वाली है ना। किसी किसी की बल्ब के अंदर से अगर कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वो गर्म हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो गर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसी बात होती है। ओके चलो, उसके बाद पावर की बात करते हैं। पावर मतलब क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क मतलब क्या होता है, वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू रखो डिवाइडेड बाई टी करो, लेकिन क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, आई इंटू टी, तो टी टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई होता है। ये है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब अगर कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर के अंदर से, किसी डिवाइस के अंदर से, तो वहाँ पे हीट तैयार होती है ना। मैंने आपको बोला ना कि जो हीट है, तो ये सेम फॉर्मूला है वर्क का। तो बैटरी ने वर्क डन किया है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, और वो जो वर्क डन है वही हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है चलो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। हीट मतलब क्या, आई स्क्वायर आर टी बन चुका है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ओके, ये सारे फॉर्मूले हैं। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, वोल्टेज का फॉर्मूला आई इंटू आर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ई, करंट डेंसिटी मतलब क्या, करंट अपॉन एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मतलब क्या है, वो आई अपॉन एन ए इंटू ई, और पावर का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, इस प्रकार से ये सारी बात है। हीट कितनी है, आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी कितनी है, वी आई टी, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये ईएमएफ, देखो ये सिंपल सी बात है, ये आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि V इज इक्वल टू हमने बोला E माइनस आई आर, है ना। समझ में आ रही बात आपको, E इज इक्वल टू आई आर, तो V प्लस आई आर इज इक्वल टू E ना, V प्लस आई आर इज इक्वल टू E। समझ में आ रहा है आपको, V प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या बन गया, E बन चुका है ना, एनर्जी इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, तो ये मैंने बोला ना आपको, वही यही है ये फॉर्मूला जो हमने निकाला था। ये ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ मतलब टोटल वोल्टेज होता है, बाहर का और अंदर का, और इसी को इन्होंने अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं ना, ये वी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वी की वैल्यू क्या बनेगी, वही वी की वैल्यू आई माइनस वी इक्वल टू क्या बनेगा, ई माइनस आई आर, बस हो गया काम, सिंपल सी बात है। ओके ठीक है, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उसको लिख करके ले सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलो हो गया भाई, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो आने वाला है मोस्ट टाइम पे कंसेप्ट का, तो सभी लोग उसको नोट करके रखिएगा, है ना। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने उसको मतलब पहले मैं उसको मैंने पूरा वन शॉट पढ़ाया, वो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, और आज थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज कर दिया छोटे से फॉर्म में। तो सभी लोग उसको नोट करके रखिएगा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और इसकी जो पॉइंट्स है नोट करके रखिए। PDF तो आपको मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।